सर। एक सर। ओके जी। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है जी पाइपलाइनिंग। अच्छा, आज की जो डिस्कशन है ना वो आप लोगों ने बहुत स्मूथली और बड़े आराम से सुननी है, क्योंकि जितनी बातें मैं करूंगा वो सारी की सारी हमारे इस टॉपिक को के लिए बड़ी हेल्पफुल होंगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप तमाम लोग जाग रहे हैं और बड़े गौर से जो है ना लेक्चर को सुन भी रहे हैं। अच्छा क्लास, बात स्टार्ट करते हैं हम जरा अपने पिछले गए हुए दिनों की, और उस दिनों उन अपने गुजरे दिनों में हमने एक टॉपिक पढ़ा था, सिंगल साइकिल आर्किटेक्चर। जब सिंगल साइकिल आर्किटेक्चर हमने टॉपिक पढ़ा तो हमने कहा कि सिंगल साइकिल आर्किटेक्चर का मतलब ये होता है कि हर इंस्ट्रक्शन एक साइकिल में कंप्लीट होती है। बात कंफर्म होगी। लेकिन फिर उसके साथ ही हमने एक और पॉइंट पढ़ा, हमने कहा कि हर इंस्ट्रक्शन एक साइकिल में कंप्लीट तो होती है, लेकिन उस जो एक साइकिल का टाइम होता है ना, वो टाइम भी सबके लिए सेम होता है। मतलब कि अगर ऐड की इंस्ट्रक्शन है तो उसको जितना टाइम लग रहा है, सब्ट्रैक्ट के इंस्ट्रक्शन को भी उतना लगेगा, एंड के इंस्ट्रक्शन को भी उतना लगेगा, लोड इमीडिएट के इंस्ट्रक्शन को भी उतना लगेगा, ब्रांच की इंस्ट्रक्शन को भी, जंप की इंस्ट्रक्शन को भी, स्टोर वर्ड की इंस्ट्रक्शन को भी, और इवन लोड वर्ड की इंस्ट्रक्शन को भी उतना ही टाइम लगेगा। सिंगल साइकिल आर्किटेक्चर का कॉन्सेप्ट ये है। चलिए जी, यहां तक जब बात कंप्लीट हुई तो हमने कहा कि सिंगल साइकिल आर्किटेक्चर के अंदर होता यह है कि जो लॉन्गेस्ट इंस्ट्रक्शन होती है ना, वो हमारी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन बन जाती है। मतलब लॉन्गेस्ट इंस्ट्रक्शन का मतलब यह है कि वो इंस्ट्रक्शन जो सबसे ज्यादा टाइम लेती है। अच्छा, दूसरी बात, टाइम के अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि वो इंस्ट्रक्शन जो कि सबसे ज्यादा आर्किटेक्चर को यूज करती है, या किसी और तरीके से अगर हम डिफाइन करें कि वो इंस्ट्रक्शन जो सबसे ज्यादा स्टेजेस को यूज करती है। और हमारे पास 5 स्टेजेस होती हैं। क्लास मिप्स 32 आर्किटेक्चर को जब हमने डिस्कस करना स्टार्ट किया तो हमने कहा था इंस्ट्रक्शन फेच, इंस्ट्रक्शन डीकोड, एग्जीक्यूशन, मेमोरी एंड राइट बैक। तो वो इंस्ट्रक्शन जो 5 स्टेजेस को यूज करेगी वो हमारे पास क्रिटिकल पाथ इंस्ट्रक्शन बन जाएगी, वो लॉन्गेस्ट पाथ इंस्ट्रक्शन बन जाएगी, वो हमारे पास रेफरेंस इंस्ट्रक्शन बन जाएगी। मतलब ये कि जो अब वो इंस्ट्रक्शन कौन सी है, वो हमारे पास लोड वर्ड की इंस्ट्रक्शन है। इसका मतलब ये हुआ सिंगल साइकिल आर्किटेक्चर के अंदर लोड वर्ड की इंस्ट्रक्शन हमारे पास क्या होती है, रेफरेंस इंस्ट्रक्शन होती है। मतलब कि इसको जितना टाइम लगेगा वो टाइम रेफरेंस टाइम बन जाएगा। मतलब कि हमारे पास लोड वर्ड इंस्ट्रक्शन अगर 10 नैनो सेकंड में कंप्लीट हो रही है तो अब एक साइकिल का टाइम 10 नैनो सेकंड बन गया। ये हमारा एक कॉन्सेप्ट है जो हम पढ़ चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं और हमारे माइंड में भी है। आज हमने दोबारा से रिवाइज किया इसको। इसका सबसे बड़ा जो मसला था वो ये था कि दो दो तीन बातें हमने इसमें डिस्कस की थी इसके इश्यूज में। एक तो ये कि एक इंस्ट्रक्शन जब इन होती है ना, तो जब तक वो आउट नहीं हो जाती तो दूसरी इंस्ट्रक्शन इन नहीं हो सकती। पहली बात, होता क्या है सिंगल साइकिल आर्किटेक्चर के अंदर, सिंगल साइकिल आर्किटेक्चर के अंदर ये होता है कि एक इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम काउंटर से एड्रेस लिया, मेमोरी को हिट किया, इंस्ट्रक्शन मेमोरी को, इंस्ट्रक्शन मेमोरी में से वो इंस्ट्रक्शन आई, जैसे ही वो इंस्ट्रक्शन टच हुई फौरन से वो डिकोडिंग की तरफ चली गई, अनकंट्रोल्ड। मतलब अब आप कंट्रोल नहीं कर सकते इसको। क्यों नहीं कंट्रोल कर सकते? क्योंकि साइकिल ही एक है। जैसे ही पहले क्लॉक साइकिल आएगा, उस पहले क्लॉक साइकिल के अंदर इंस्ट्रक्शन फौरन से फैच होगी, फैच होने के बाद ऑटोमेटिकली फेच इंस्ट्रक्शन डिकोडिंग की तरफ चली जाएगी। अब वो जो डिकोडिंग होगी, वैल्यू आएगी रजिस्टर में से, डाटा जो निकल के आएगा डिकोडिंग के बाद, वो ऑटोमेटिकली अब आपके पास कंट्रोल यूनिट तो है जो कंट्रोल कर रहा है, अब वो एएलयू की तरफ चला जाएगा। अब आपने कंट्रोल नहीं किया इसको। अब जब एएलयू के पास गया तो एएलयू ने उसके जो है आउटपुट परफॉर्म की, ऑपरेशन परफॉर्म की और आउटपुट दे दी। अब अगर तो वो मेमोरी रेफरेंस सेक्शन है तो मेमोरी का एड्रेस कैलकुलेट हो जाएगा फौरन, और मेमोरी के एड्रेस से डाटा निकलेगा और डाटा वापस आपके रजिस्टर में जाके स्टोर हो जाएगा, अगर ये लोड वर्ड की इंस्ट्रक्शन है। यहां पर आपने गौर किया कि आपके पास एक चीज पहली जो मैंने डिस्कस की कि जब एक इंस्ट्रक्शन फैच होती है, जब तक वो इंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक दूसरी इंस्ट्रक्शन नहीं आएगी। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है जी?
सिंगल साइकिल आर्किटेक्चर के अंदर हमें पता है कि प्रोग्राम काउंटर को अपडेट करने के लिए अलग एएलयू, ब्रांच का टारगेट एड्रेस कैलकुलेट करने के लिए अलग एएलयू, मेन ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए मेन एएलयू वो अलग से लगा होता है। तीन एएलयू लगे हुए। हार्डवेयर कॉम्प्लेक्स, जरा ज्यादा हार्डवेयर आपके पास, कॉम्प्लेक्स नहीं सॉरी, ज्यादा हार्डवेयर आपके पास। इसी तरीके से मेमोरी की जब बात करेंगे तो इंस्ट्रक्शन को एक्सेस करना है तो अलग से मेमोरी, इंस्ट्रक्शन मेमोरी, डाटा को एक्सेस करना है तो अलग से एक मेमोरी, डाटा मेमोरी। ये भी एक हमारे पास था कि हमारे पास हार्डवेयर बहुत ज्यादा यूज हो रहा था। हर एक अब स्पेसिफिक काम के लिए अलग से एक हार्डवेयर डिजाइन हुआ हुआ था स्पेसिफिक। ओके जी, अगर यहां पर ये बातें हुई, ये इश्यूज थे। और फिर ये स्लो था हमारे पास। स्लो किस सेंस में था? स्लो इस सेंस में था कि फॉर एग्जांपल हमने कहा कि लोड वर्ड 10 नैनो सेकंड लगती है, तो और हालांकि लोड वर्ड 5 स्टेजेस को यूज करती है और ये एक वाहिद इंस्ट्रक्शन है जो 5 स्टेजेस को यूज करती है। जाहिर है जब 5 स्टेजेस को यूज करेगी तो ज्यादा आर्किटेक्चर को यूज करेगी तो इसको टाइम भी ज्यादा लगेगा। और ठीक है जिसको 10 नैनो सेकंड लगता है, लेकिन दूसरे एंड पे हमारे पास बाकी जो इंस्ट्रक्शन है उनमें एक ऐड की इंस्ट्रक्शन है, एक सब्ट्रैक्ट की इंस्ट्रक्शन है, ब्रांच की इंस्ट्रक्शन है, जंप की इंस्ट्रक्शन है। वो 5 साइकिल नहीं, 5 स्टेजेस को यूज नहीं करती। कोई 3 स्टेजेस यूज करती है, कोई 4 स्टेजेस को यूज करती है। लेकिन क्योंकि सिंगल साइकिल आर्किटेक्चर के अंदर लिमिटेशन है, ये एक इसकी लिमिट है, ये एक बाउंड्री कंडीशन है उसकी कि जी आपके पास हर इंस्ट्रक्शन के लिए जो टाइम होगा वो 10 नैनो सेकंड ही होगा अगर लोड वर्ड 10 नैनो सेकंड में कंप्लीट हो रही है तो मतलब चाहे 3 साइकिल में कंप्लीट स्टेजेस में कंप्लीट हो रही है इंस्ट्रक्शन, चाहे 5 की 5 स्टेजेस ले रही है, टाइम उनका सबका एक जितना ही लगेगा। ओके जी, क्लियर होगी बात। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास 4 लोड वर्ड की इंस्ट्रक्शन है, 2 स्टोर वर्ड की इंस्ट्रक्शन है, मेरे पास 5 ब्रांच इक्वल की इंस्ट्रक्शन है, तो हर एक को मुझे 10 से मल्टीप्लाई करके अब मैं बता सकता हूं कि इतना टाइम लगेगा। तो ये बहुत ही स्लो आर्किटेक्चर था, इसका रिस्पॉन्स बहुत स्लो था, प्रोसेसिंग टाइम इसका बहुत ज्यादा था। ओके जी, अब अगर ये तमाम बातें सही हैं तो हमने कहा कि इसका सोल्यूशन ये था कि क्योंकि हम फेस कर रहे थे कि 5 साइकिल और 3 साइकिल और 2 साइकिल या 4 साइकिल वाली जो इंस्ट्रक्शन है वो सब एक ही लाइन में है, सबको एक ही तरीके से डील किया जा रहा था। तो हमने कहा कि यार क्यों ना हम कोई इस तरह की पॉसिबिलिटी बना दें कि वो इंस्ट्रक्शन जो 3 साइकिल में कंप्लीट हो गई है तो 3 साइकिल के बाद वो फिनिश हो जाए, खत्म हो जाए, कि दूसरी इंस्ट्रक्शन आ जाए। फिर तो हमने फिर ऐसा किया और ऐसा करने के लिए फिर हमें आर्किटेक्चर में थोड़ी सी चेंजिंग लानी पड़ी। इसका मतलब है हम आर्किटेक्चर में चेंजिंग कर सकते हैं, पहली बात ठीक हो गया ना। अगर हम कर सकते हैं तो हमने क्या किया, हमने कहा कि यार क्या जरूरत है कि हम अलग अलग एएलयू लगाएं और हर एक काम के लिए अलग एएलयू को बिजी करें, हार्डवेयर का जो साइज है वो बढ़ा दें, नंबर ऑफ इक्विपमेंट्स जो है हमारे पास वो उनको इंक्रीज करें। तो इससे बेहतर है कि हम करते हैं कि 3 एएलयू की जगह पर एक ही एएलयू लगाते हैं ताकि उसी को बार बार एक्सेस किया जा सके और उसी से काम किया जाए। फिर हमने कहा कि जी इंस्ट्रक्शन मेमोरी और डाटा मेमोरी दो अलग अलग मेमोरीज हैं, क्यों ना हम इन मेमोरीज को कंबाइन कर दें। कंबाइन तो कर दिया हमने, सब कुछ हो गया, लेकिन वो जो बात है ना कि अनकंट्रोल्ड डाटा, कि जब इंस्ट्रक्शन फैच हुई है तो ऑटोमेटिकली वो फैचड इंस्ट्रक्शन डी कोड की तरफ चली गई ऑटोमेटिकली, और फिर डी कोडिंग डाटा एएलयू पे चला गया, फिर एएलयू से एड्रेस कैलकुलेटर के मेमोरी को चला गया और मेमोरी से डाटा निकल के आपके पास वापस रजिस्टर में स्टोर हो गया। कंट्रोल यूनिट ने सिग्नल जनरेट कर दिए उससे और ये ऑटोमेटिकली सारा काम हो गया, कंट्रोल्ड नहीं था। मतलब ये कि मैं ये चाहूं कि मेरे पास फैचिंग का डाटा उस वक्त डी कोडिंग में जाए जब मैं चाहूं, या जब मुझे जरूरत होगी तब मैं ले लूंगा, वरना उससे पहले पड़ा रहे, जरा कहीं पे भी जाके स्टोर हो जाए। मतलब कि सबसे पहले इंस्ट्रक्शन फैच होती है तो इंस्ट्रक्शन पड़ी रहे, जब डी कोड करना होगा डाटा तो जहां पे इंस्ट्रक्शन फैच होकर मैंने कहीं पे रखी है तो वहां से इंस्ट्रक्शन में से मैं डाटा डी कोड करवा लूंगा। जब डाटा डी कोड हो गया तो डाटा कहीं पे पड़ा रहे, जब जरूरत होगी तो एएलयू से हम एग्जीक्यूशन करवा लेंगे। और जब एग्जीक्यूशन हो गई है तो अगर मेमोरी का एड्रेस कैलकुलेट किया हुआ है तो वो कहीं ना कहीं स्टोर रहे, मेमोरी का एड्रेस भी कैलकुलेट हो जाएगा। मतलब ये कि हर स्टेज को कंट्रोल करना। अब हर स्टेज को कंट्रोल करने का फायदा क्या था? इसका मतलब ये था, इसका फायदा सबसे बड़ा ये है कि हर स्टेज के बाद रिजल्ट आ गया, हर स्टेज के बाद रिजल्ट आ गया और वो स्टोर हो रहा है, और अगर वो फाइनल रिजल्ट है तो उसके बाद इंस्ट्रक्शन को रिलीज कर दो। जो सिंगल साइकिल आर्किटेक्चर था उसके अंदर तो हर साइकिल के बाद
हर स्टेज के बाद हमारे पास डाटा ही नहीं स्टोर हो रहा था। फैच इंस्ट्रक्शन कहां पर है, वही इंस्ट्रक्शन आगे डिकोडिंग में जाके डिकोड हो रही है, वहीं से डाटा आगे जाके एएलयू में जा रहा है, तो वो सारा का सारा कहीं पे स्टोर नहीं हो रहा था। तो यहां पर क्या है कि हर स्टेज के बाद अगर डाटा स्टोर कर लिया जाए तो हम ये क्लेम कर सकते हैं कि अगर ब्रांच की इंस्ट्रक्शन 3 साइकिल में कंप्लीट हो रही है तो तीसरे साइकिल के बाद जो डाटा होगा वो फाइनल डाटा होगा, हमें चौथे साइकिल में जाने की जरूरत ही नहीं है। तो चौथे साइकिल में जब जाने की जरूरत नहीं है तो 3 साइकिल के बाद हमें फिर एक नई इंस्ट्रक्शन हम फैच कर लेते हैं। तो इसका सबसे बड़ा जो फायदा हुआ वो यही हुआ कि हमने क्या किया कि हमने इंस्ट्रक्शन फैच के बाद एक रजिस्टर लगा लिया कि जिसमें इंस्ट्रक्शन जाके स्टोर होती है, और वो था आईआर रजिस्टर। और जब इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में इंस्ट्रक्शन स्टोर होगी तो वो फिर हमने डीकोडिंग की। डीकोडिंग के बाद हमारे पास जो डाटा वैल्यू आई है उनको हमने फिर 2 रजिस्टर में स्टोर कर लिया, और डीकोडिंग के बाद जो 2 रजिस्टर लगे हुए हैं उनको हमने ए और बी रजिस्टर्स का नाम दिया था। वहां पे हमारे पास डिकोडेड डाटा आ गया। फिर हमारे पास एग्जीक्यूशन थी, तो एग्जीक्यूशन के बाद जो रिजल्ट आया एएलयू का जो रिजल्ट था वो एक और रजिस्टर में स्टोर कर दिया, एएलयू आउट में। फिर हमारे पास जब मेमोरी आई तो मेमोरी में से अगर डाटा को एक्सेस किया तो उसको हमने मेमोरी के बाद एक रजिस्टर में स्टोर कर दिया जिसको एमडीआर का, मेमोरी डाटा रजिस्टर। और इस तरीके से हमारे पास फाइनल जो हमारे पास राइट रजिस्टर था वहां पे जाके डाटा को स्टोर कर दिया। ये सब काम तो हमने कर लिया। इससे हमें जो सबसे बड़ा फायदा मिला हमने कहा कि वो ये मिला कि हमारे पास जो आर टाइप इंस्ट्रक्शन है वो 4 क्लॉक साइकिल में कंप्लीट हो रही है। लोड वर्ड की वाहिद इंस्ट्रक्शन है जो 5 क्लॉक साइकिल में, हर एक स्टेज को एक क्लॉक साइकिल से हमने रिलेट कर दिया कि एक क्लॉक साइकिल में एक साइकिल का काम हो रहा है, एक क्लॉक साइकिल में एक स्टेज जो है ना कंप्लीट हो रही है। तो लोड वर्ड 5 ले रही है तो आर टाइप की इंस्ट्रक्शन 4 लेंगी, अरिथमेटिक ऑपरेशन की इंस्ट्रक्शन चाहे वो आई टाइप है, ऐड इमीडिएट जैसे, वो 4 लेंगी। ब्रांच की इंस्ट्रक्शन है 3 साइकिल लेंगी। तो इससे हमें फायदा हुआ कि मल्टी साइकिल हमारे पास जनरेट मल्टी साइकिल बेस्ड आर्किटेक्चर बन गया कि हर इंस्ट्रक्शन डिफरेंट आर्किटेक्चर ले रही है। तो हमने कहा डिफरेंट आर्किटेक्चर ले रही है, डिफरेंट क्लॉक साइकिल ले रही है, तो डिफरेंट क्लॉक साइकिल को हमने इस तरह से क्लेम किया कि ये मल्टी साइकिल डाटा पाथ है। तो यहां से हमारे पास कॉन्सेप्ट निकल के आ गया मल्टी साइकिल डाटा पाथ का। ये क्लास को हिस्ट्री की समझ आ रही है, ये जो सारी बातें अभी तक मैंने डिस्कस की है। जी कोई रिस्पॉन्स नहीं है जी। ओके जी। अच्छा, अब जब यहां तक बात पहुंची ना तो अब हम थोड़ा सा रिलेट करते हैं। रिलेट क्या करते हैं कि हमने कहा कि सिंगल साइकिल आर्किटेक्चर का सबसे ज्यादा मसला यह था कि एक इंस्ट्रक्शन जब इन होती थी ना तो अनकंट्रोल्ड इन होती थी, और जब तक वो इंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं होती थी, एक तो अनकंट्रोल्ड थी, दूसरा वो इंस्ट्रक्शन जब तक कंप्लीट नहीं होती थी दूसरी इंस्ट्रक्शन इन नहीं हो सकती थी। ये 2 मसले हो गए। तीसरा मसला आर्किटेक्चर ज्यादा था, ठीक हो गया। मेमोरी, चौथा मसला मेमोरी डिवाइड हुई थी। तो अब मल्टी साइकिल में आते हैं हम। मल्टी साइकिल में देखा तो पहला जो मसला था कि आर्किटेक्चर ज्यादा था, एएलयू ज्यादा थे, तो वो तो मसला हल हो गया, एक एएलयू आ गया। मेमोरी डिवाइड हुई थी, कंबाइन हो गई, मसला हल हो गया। अनकंट्रोल्ड था, हर स्टेज के बाद एक रजिस्टर लगा दिया, कंट्रोल्ड हो गया। लेकिन एक चीज अभी तक हमारे पास जो है वो सिंगल साइकिल आर्किटेक्चर वाली है, वो ये है कि मल्टी साइकिल डाटा पाथ के अंदर भी आईआर जो रजिस्टर होता है वो इंस्ट्रक्शन को होल्ड करके रखता है तब तक जब तक कि वो इंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं हो जाती। मतलब इसका ये हुआ कि जब तक वो इंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं हो जाती कोई दूसरी इंस्ट्रक्शन फैच होकर आईआर रजिस्टर में नहीं आ सकती, क्योंकि आईआर में पहले एक इंस्ट्रक्शन पड़ी हुई है। इसका मतलब ये हुआ कि मल्टी साइकिल में भी वही कंसेप्ट है कि आपके पास एक इंस्ट्रक्शन जब आएगी तो जब तक वो पूरी नहीं हो जाती, कंप्लीट नहीं हो, ये फायदा जरूर हुआ कि जहां उसको 10 नैनो सेकंड में होना था वहां वो 5 नैनो सेकंड में हो रही है इंस्ट्रक्शन कंप्लीट, और वहीं पे खत्म हो गया। छठा नैनो सेकंड जो होना था वो किसी इंस्ट्रक्शन का पहला नैनो सेकंड बन गया, पहला जो है ना साइकिल बन गया। ये फायदा तो हुआ। लेकिन अगर एक वक्त में एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही है, प्रोसेस में है, तो दूसरी इंस्ट्रक्शन प्रोसेस में नहीं आ सकती है। यही काम सिंगल साइकिल में था, यही प्रॉब्लम मल्टी साइकिल में है।
तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो प्रॉब्लम है ये अभी तक रिजॉल्व नहीं हुई, इसका कोई सोल्यूशन नहीं आया। इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन ये है कि अगर एक इंस्ट्रक्शन हमारे पास प्रोसेस में है और अगर एक और इंस्ट्रक्शन प्रोसेस में आ जाती है, तो अगर ये पॉसिबिलिटी बन जाती है तो इससे क्या होगा, इससे हमारे पास स्पीड और ज्यादा बढ़ जाएगी सिस्टम की। और आपको पता है अगर कोई भी चीज एक वक्त में एक ही सॉल्व हो रही होती है, एक ही प्रोसेस हो रही होती है, तो उसको कहते हैं सिक्वेंशियल कंट्रोल सिस्टम, कि सीक्वेंस वाइज काम हो रहा है, एक आ रहा है फिर दो आ रहा है फिर तीसरी और फिर चौथी, और जब तक एक की एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं होगी दूसरे की नहीं होगी, जब तक दूसरे की कंप्लीट नहीं होगी तीसरा नहीं आएगा। लेकिन अगर एक ही वक्त में एक से ज्यादा अगर आप ऑप्शंस को अवेल कर रहे हैं तो आप मल्टी ऑप्शंस पे काम कर रहे हैं, मल्टी ऑप्शन, पैरेलल ऑप्शन, ठीक हो गया। तो आप इसको कहते हैं पैरेलल ऑपरेशन। अगर मैं ये क्लेम करता हूं कि अगर एक वक्त में एक ही इंस्ट्रक्शन जा रही थी और अगर मैंने कहा कि यार एक वक्त में एक से ज्यादा प्रोसेस की जाए, तो उसके लिए मुझे अब आर्किटेक्चर के ऊपर भी थोड़ा सा गौर करना पड़ेगा, ठीक है। अगर मुझे आर्किटेक्चर पे गौर करना पड़ेगा तो मैं उस आर्किटेक्चर को भी देखूंगा कि वो आर्किटेक्चर कौन सा होगा, कैसा होगा। लेकिन एक बात समझ में आ गई कि हमारे पास जो इशू था वो रिजॉल्व हो सकता है अगर हम एक से ज्यादा इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस में लेकर आ सकें। मेरा अगर हमारा आर्किटेक्चर इस चीज को अफोर्ड कर लेता है, अलाउ करता है, तो इसको हम कहेंगे पैरेलल ऑपरेशन अलाउ कर दिया आर्किटेक्चर ने। और पैरेलल ऑपरेशन मतलब एक से ज्यादा इंस्ट्रक्शन एक से ज्यादा इंस्ट्रक्शंस का एक वक्त में प्रोसेस होना इज कॉल्ड पैरेलल ऑपरेशन ऑफ द इंस्ट्रक्शन। और ये जो फिनोमिना है दिस इज कॉल्ड पाइपलाइनिंग, दिस इज कॉल्ड पाइपलाइनिंग। जी क्लास समझ आया जी? जी क्लास आइडिया समझ आया जी? पाइपलाइनिंग का क्या है बेसिक आइडिया? ओके जी, गुड हो गया जी। अब इसकी हम डेफिनेशन भी देखते हैं कि क्या डेफिनेशन है पाइपलाइनिंग की। जरा डेफिनेशन देखिए, वो कहता है कि पाइपलाइनिंग इज अ टेक्निक फॉर ओवरलैपिंग ऑपरेशन ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। Today, this is a key feature that makes a fast CPU. ओवरलैपिंग का मतलब एक से ज्यादा ऑपरेशन का एग्जीक्यूशन प्रोसेस में आना, एक से ज्यादा इंस्ट्रक्शंस का प्रोसेस क्यू में शामिल होना, दिस इज कॉल्ड ओवरलैपिंग, ठीक है। और ओवरलैपिंग पैरेलल ऑपरेशन में ओवरलैपिंग पॉसिबल है। जब एक ही ऑपरेशन हो रहा होगा तो उसमें कौन सी ओवरलैपिंग होगी? नहीं होगी ना। जब एक ही इंस्ट्रक्शन होगी तो वो एक वक्त में कोई एक ही काम हो रहा होगा, कोई ओवरलैपिंग नहीं होगी। ओवरलैपिंग होने के लिए एक से ज्यादा ऑप्शन का होना जरूरी है, दैट इज कॉल्ड द पैरेलल कॉन्सेप्ट। ओके जी। अब ये हमारे पास दो किस्म की होती है जी, एक होती है इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन और एक होती है मल्टी इशू पाइपलाइन, ठीक है। ओके क्लास, अब जरा एक और बड़ी गौर तलब बात है, वो ये है कि हमने अभी तक दो किस्म के आर्किटेक्चर पढ़े हैं, एक सिंगल साइकिल और एक मल्टी साइकिल। अब पाइपलाइनिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, लेकिन मुझे ये बताएं कि इशू तो सिंगल साइकिल का है ना, कि हमारे पास एक इंस्ट्रक्शन इन हो जाती है तो वो अनकंट्रोल्ड रहती है, और जब तक वो इन से आउट नहीं हो जाती तब तक क्या नहीं होता जी, हमारे पास दूसरी इंस्ट्रक्शन नहीं आ सकती। सिंगल साइकिल का इशू है ना। तो पैरेलल ऑपरेशन भी मुझे सिंगल साइकिल के अंदर इंट्रोड्यूस करवाने की जरूरत है, ताकि इशू तो खत्म हो ना मेरा सिंगल साइकिल का, तो सिंगल साइकिल को अपडेट करने की जरूरत है मुझे। तो अब जो मैं पाइपलाइनिंग पढ़ाऊंगा वो पाइपलाइनिंग सिंगल साइकिल आर्किटेक्चर की पाइपलाइनिंग पढ़ाऊंगा। तो सिंगल साइकिल के अंदर रहते हुए हम पाइपलाइनिंग को अलाउ करेंगे, सिंगल साइकिल आर्किटेक्चर को फॉलो करेंगे, उसी आर्किटेक्चर में रहेंगे, लेकिन पैरेलल ऑपरेशन करवा देंगे। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है जी। अगर ये ऐसा हो जाता है तो हमारा तो सिस्टम बहुत तेज हो जाएगा। लेकिन एक चीज जरा माइंड में रखिएगा, वो ये है कि सिंगल साइकिल आर्किटेक्चर 5 स्टेजेस में आर्किटेक्चर को अगर मैं डिवाइड करूं कंप्लीट, तो वो इंस्ट्रक्शन फेच के लिए आपके पास प्रोग्राम काउंटर से इंस्ट्रक्शन मेमोरी और PC+4 वाला काम, ये इंस्ट्रक्शन फेच है। फिर आपकी इंस्ट्रक्शन से डाटा का निकलना, वो इंस्ट्रक्शन का निकलना और इंस्ट्रक्शन का रजिस्टर में जाना, और अब जो बिट स्ट्रीम्स हैं, चंक्स हैं, चंक्स में डिवाइड होना, यानी कि डी कोड हो जाना, वो डिकोडिंग प्रोसेस है, जहां पर कंट्रोल यूनिट के पास ओप कोड जाता है और आपके पास 0 से 5 बिट फंक्शन बिट्स की होंगी, 6 to 10 आपके पास शिफ्ट अमाउंट की होंगी, 11 to 15 आपके पास डेस्टिनेशन रजिस्टर की होंगी। इस तरह से चंक्स में डिवीजन जो है ये डिकोडिंग प्रोसेस।
तो ये डिकोडिंग का आर्किटेक्चर है। फिर आपके पास ये जो डाटा है ए और बी, ये रजिस्टर 1 और रजिस्टर 2 आरएस और आरटी का डाटा डायरेक्टली एएलयू में जा रहा है। तो ए मेन एएलयू का जो ऑपरेशन है दैट इज कॉल्ड एग्जीक्यूशन। मेन एएलयू के बाद आप मेमोरी को हिट करते हैं, तो डाटा मेमोरी को हिट करना और वहां से डाटा का निकल जाना दैट इज कॉल्ड द मेमोरी ऑपरेशन। और फिर उस डाटा मेमोरी से जो डाटा निकला है वो वापस आपके रजिस्टर में आ रहा है। वो जो वापस आ रहा है ना, फीडबैक हो रहा है, फीडबैक जो होके रजिस्टर में स्टोर हो रहा है डेस्टिनेशन रजिस्टर में, दैट इज कॉल्ड द राइट बैक। जी अबू बकर बताता हूं मैं जरा इसके ऊपर। अभी मैं आपको आप लोगों को एक एग्जांपल भी करवाऊंगा। पहले एग्जांपल समझाऊंगा, फिर आपके पास एग्जांपल करवाऊंगा, फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि टाइम इंक्रीज हुआ है टाइम कम हुआ। अभी तो आर्किटेक्चर में भी चेंजिंग करनी है। अच्छा जी, मैंने कहा कि मैंने सिंगल साइकिल आर्किटेक्चर की पाइपलाइनिंग करनी है, ठीक है। क्लास मुझे ये बताएं कि सिंगल साइकिल आर्किटेक्चर के अंदर एक तो मसला ये था कि जब तक इंस्ट्रक्शन इन नहीं हो जाती, इन होके जब तक वो आउट नहीं हो जाती तब तक दूसरी इंस्ट्रक्शन नहीं आएगी। लेकिन इसके साथ साथ एक और भी तो मसला है ना कि आपके पास अनकंट्रोल होती है इंस्ट्रक्शन। जी क्लास ऐसा है, सिंगल साइकिल के अंदर अनकंट्रोल होती है। ओके हो गया जी। अगर ऐसा इशू है तो इसका मतलब क्लास ये हुआ कि मुझे अगर पाइप लाइनिंग इंट्रोड्यूस करवानी है तो पाइप लाइनिंग को कंट्रोल्ड रखना पड़ेगा। और अगर कंट्रोल्ड रखना पड़ेगा तो मुझे कुछ एक्स्ट्रा काम भी करना पड़ेगा। ठीक हो गया जी। और अगर मुझे एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा तो उस एक्स्ट्रा काम करने के लिए वो क्या काम होगा जी क्लास मुझे बताएं। सिंगल साइकिल से जब मैं मल्टी साइकिल में गया था, अनकंट्रोल से जब मैंने अपनी स्टेजेस को कंट्रोल किया था, तो मैंने क्या चीज ऐड की थी मल्टी साइकिल में कि जिससे वो कंट्रोल हो गया था। जी क्लास बताएं जी। बिल्कुल अली हुसैन काजमी, जबरदस्त है, बिल्कुल यही बात है। हसनैन शहबाज नहीं, कंट्रोल यूनिट तो सिंगल साइकिल में भी होता है मल्टी साइकिल में भी होता है। मैंने ये बात कही कि एक इंस्ट्रक्शन जब इन हुई, फैच फैच के बाद फौरन डिकोड हो जाती है, एग्जीक्यूशन मेमोरी राइट बैक, ये तो अनकंट्रोल्ड है। लेकिन अगर उसके रिजल्ट को कंट्रोल करना हो, उसके रिजल्ट को स्टोर करना हो, उसको होल्ड करना हो, तो फिर हमने एक एक्स्ट्रा चीज जो है वो हर हर स्टेज के बाद लगाई थी, यूज की थी। जी तारे के लिए बिल्कुल ठीक बता रहे हैं। बिल्कुल जी, हमने हर स्टेज के बाद रजिस्टर्स को इंट्रोड्यूस करवा दिया था। हमने कहा था कि रजिस्टर्स लगा दो, और रजिस्टर सीक्वेंशियल सर्किट होते हैं। और सीक्वेंशियल सर्किट हमारे पास ऐसे सर्किट होते हैं जो कि क्लॉक पल्स पे डिपेंड करते हैं। यानी कि कंट्रोल यूनिट का जब तक सिग्नल नहीं आएगा तब तक वो आगे डाटा को ट्रांसफर नहीं करेंगे या अपने अंदर डाटा को स्टोर नहीं करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बात तो आपको क्लियर होगी कि अगर मुझे अनकंट्रोल्ड को कंट्रोल्ड करना है तो रजिस्टर्स इंट्रोड्यूस करवाने पड़ेंगे। ये बात क्लियर है जी। यार 43 स्टूडेंट शो हो रहे हैं, रिस्पॉन्स भी दिया करें। ओके जी। अच्छा, अगर हमारे पास रजिस्टर्स इंट्रोड्यूस करवाने हैं तो रजिस्टर्स की जगह भी आपको पता है कहां पे लगते हैं जी रजिस्टर। जैसा कि मल्टी साइकिल के अंदर हमने रजिस्टर लगाए थे, किस जगह पे लगाए थे। जी क्लास, अगर रजिस्टर लगाने हैं तो कहां पर लगाने हैं। मैं नाम नहीं पूछ रहा अली हुसैन काजमी, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि जो मैंने रजिस्टर लगाए थे मल्टी साइकिल में, तो ये कहां कहां लगाए थे। हर स्टेज के फौरन बाद लगाए थे, एक स्टेज के बाद और दूसरी स्टेज से पहले, यानी कि हर दो स्टेजेस के दरमियान में मैंने रजिस्टर लगाया था।
यानी कि IR रजिस्टर क्या था, इंस्ट्रक्शन फेच के बाद लगा हुआ था, डी कोड से पहले लगा हुआ था दरमियान में। फिर ए और बी रजिस्टर क्या था, डी कोडिंग के बाद था, मेन ALU एग्जीक्यूशन से पहले था। फिर ALU आउट क्या था, ALU को फौरन बाद था और मेमोरी से पहले था। फिर MDR क्या था, मेमोरी के बाद था लेकिन राइट रजिस्टर से पहले था। तो इसका मतलब यह हुआ कि हर दो स्टेजेस के दरमियान में आपके पास रजिस्टर लगा। तो सिंगल साइकिल आर्किटेक्चर के अंदर भी हम क्या करेंगे, हर दो स्टेजेस के दरमियान में रजिस्टर लगा देंगे। मतलब हमारे पास पहली स्टेज है इंस्ट्रक्शन फेच, हमारे पास दूसरी स्टेज है इंस्ट्रक्शन डी कोड। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो रजिस्टर लगेगा वो रजिस्टर लगेगा फेच के बाद और डी कोडिंग से पहले। ये बात क्लियर हुई है? जबरदस्त हो गया। तो इसका मतलब है कि वो रजिस्टर जो फेच के बाद लगेगा और डिकोडिंग से पहले लगेगा। अब ध्यान में रखिएगा कि पाइपलाइनिंग के अंदर अब सिंगल साइकिल आर्किटेक्चर के अंदर चेंजिंग आ रही है। तो सिंगल साइकिल आर्किटेक्चर में जब पाइपलाइनिंग का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाएंगे तो वो रजिस्टर जो जिन दो स्टेजेस के दरमियान में लगेगा उसका नाम भी उन्हीं स्टेजेस के नाम से होगा। मतलब पहला रजिस्टर फेच के बाद लगा और डी कोड से पहले लगा। इसका मतलब है कि पहला रजिस्टर इंस्ट्रक्शन फेच और इंस्ट्रक्शन डी कोड के दरमियान में लगा हुआ है। तो पहले रजिस्टर का जो नाम होगा वो IF/ID होगा। मैं ये कमेंट में लिख के आपको बता रहा हूं, आप सब लोग पढ़ लीजिएगा, आपको आइडिया हो जाएगा कि लिखना कैसे है। दिस इज द नेम ऑफ द फर्स्ट रजिस्टर, IFID। IFID का मतलब यह है कि ये रजिस्टर वो है जो इंस्ट्रक्शन फेच और इंस्ट्रक्शन डी कोड के दरमियान में लगा है। अगर एक रजिस्टर जो इंस्ट्रक्शन फेच और इंस्ट्रक्शन डी कोड के दरमियान में लगा तो दूसरा इंस्ट्रक्शन डी कोड और एग्जीक्यूशन के दरमियान में लगेगा, तीसरा एग्जीक्यूशन और मेमोरी के दरमियान में लगेगा, चौथा मेमोरी और राइट बैक के दरमियान में लगेगा। तो क्लास मुझे इसी तरीके से बाकी रजिस्टर्स के नाम बताए कि क्या होंगे। जी बाकी इनके नाम भी बताए ना। इंस्ट्रक्शन नहीं, इंस्ट्रक्शन मेमोरी नहीं होती, सिर्फ मेमोरी होगा अब्दुल हनान अहमद। और IE इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन नहीं होगा, ऐसा नहीं, जहां सिर्फ एग्जीक्यूशन होगा। पहला स्टेज क्या होती है, इंस्ट्रक्शन फेच IF। दूसरी स्टेज क्या है, इंस्ट्रक्शन डी कोड ID। तीसरी स्टेज क्या है, एग्जीक्यूशन बस। चौथी क्या है, मेमोरी बस। पांचवी क्या है, राइट बैक WB। तो इनका नाम होगा इंस्ट्रक्शन फैच, इंस्ट्रक्शन डी कोड, इंस्ट्रक्शन डी कोड एंड एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन एंड मेमोरी, मेमोरी एंड राइट बैक। ये देख लें जरा बच्चे नाम, ये नाम होंगे इनके। किसी को कोई इश्यू है तो पूछ सकता है, समझ आ गया तो प्लीज फीडबैक करें। ओके हो गया जी। चलिए जी अब नेक्स्ट चलते हैं। अब मैंने कहा कि ये ना पैरेलल ऑपरेशन, अब पैरेलल ऑपरेशन का मतलब क्या है वो पहले तो वो समझना है। पैरेलल ऑपरेशन का मतलब क्लास है, उसको समझने से पहले जो है ना जी, मैं एक एग्जांपल आपको करवाता हूं ताकि आप लोगों को पैरेलल ऑपरेशन की समझ आए। स्टेजेस होते हैं, सेगमेंट्स होते हैं, ये एक लॉन्ड्री की एग्जांपल अब हम देखते हैं। तो क्लास मेरे पास ABCD, ये चार जो है ना जी, ये समझ लें कि ड्रेस है, 4 ड्रेस हैं ये। और इनको इसको लॉन्ड्री शॉप पे लेके गया हूं और लॉन्ड्री वाले के पास 3 जो है ना स्टेप्स हैं। पहले स्टेप का नाम है वॉश, वॉशर, यानी कि पहले वो वॉश करता है और वॉश करने में 30 मिनट लगते हैं उसको। फिर ड्रायर है,
वो ड्राई करता है और ड्राई करने में 40 मिनट लगते हैं, और फिर फोल्डर है और जो कि फोल्ड करता है कपड़ों को, उसको 20 मिनट लगते हैं। तो ये तीन आपको ना दिखाए गए हैं। तो पहला ये जो ब्राउन है कलर में है, ये वॉशर है। नीचे ये जो आपको स्काई ब्लू टाइप का जो आपको कलर नजर आ रहा है, ये आपके पास ड्रायर है, और ये रेड कलर में ये फोल्डर है। ठीक हो गया जी, ये फोल्डिंग हो रही है। ये तीन आपके पास जो है ना जी स्टेप्स हैं। अब ए ड्रेस आता है, तो नॉर्मल जो अब तक हमने पढ़ा है वो ये है कि ए ड्रेस आएगा तो सबसे पहले वो क्या होगा जी, वॉश, 30 मिनट लग गए। वॉश के बाद वो ड्रायर में जाएगा, 40 मिनट लग गए, और उसके बाद वो फोल्डिंग में जाएगा, फिर वो 20 मिनट लग गए। तो फिर जब ये हो जाएगा तो फिर दूसरा ड्रेस हो वो लेगा, जो भी लॉन्ड्री वाला है वो क्या करेगा, फिर दूसरे ड्रेस को वॉश करेगा, फिर उसको ड्राई करेगा, और फिर उसको फोल्ड करेगा। फिर इस तरीके से तीसरा, चौथा। तो उसने शाम को 6 बजे वो शुरू हुआ तो रात के 12 बज गए उसको, और उसने ये 4 ड्रेस जो इतना टाइम ले रहे थे उसने इतना काम किया। समझ आइए जी बात की इसकी। इसका मतलब ये हुआ कि पहली इंस्ट्रक्शन इन हुई, और जब तक वो इंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं हुई तो दूसरी इन नहीं हुई। इसमें दूसरी इन तब हुई जब पहली कंप्लीट हो गई, और फिर तीसरी तब इन हुई जब दूसरी कंप्लीट हो गई, और फिर डी तब इन हुई, या डी में पहला स्टेप जो वॉशर का है वो तब स्टार्ट हुआ जब सी कंप्लीट हो चुकी थी। ऐसे ही जी क्लास समझ आ रही है इस बात की? यार अगर मुझे रोजे में इतना ज्यादा बोलने से रोजा मुझे मसला नहीं कर रहा आप लोगों के लिए, तो मेरा ख्याल है आप यस नो लिख के, आपको भी नहीं करेगा इंशाल्लाह। परेशान नहीं होना, लेकिन फीडबैक देते रहे। ओके जी। आप लोगों अब पैरेलल ऑपरेशन का मतलब क्या है? पैरेलल ऑपरेशन का मतलब ये है बच्चे, अब आप लोगों ने मुझे ये बताना है कि जब ए ड्रेस आया तो ए ड्रेस के लिए वॉशर, ड्रायर और फोल्डिंग, ये तीनों मशीन फ्री थी या नहीं थी? बिल्कुल पहला जब ड्रेस आएगा, अभी पहला ड्रेस आया ही है, तो उसके लिए क्या तीनों ऑप्शन ओपन है? जी तीनों ऑप्शन ओपन। लेकिन हायरार्की को फॉलो करना है। हायरार्की को फॉलो करने के लिए क्या है, पहले वॉश ही होता है, वॉश के बाद ही ड्राई होगा, ड्राई के बाद ही फोल्ड होगा। तो इसका मतलब ऑप्शन तीनों जरूर ओपन है, लेकिन ए जो होगा सबसे पहले जाएगा कहां पर? वॉशर में। जबरदस्त। अच्छा अब मुझे बताएं कि अगर ए वॉशर में है और वो वॉश हो रहा है, जब 30 मिनट पूरे हो जाएंगे वॉश होने के बाद, तो वो फिर कहां पर जाएगा? ड्रायर में जाएगा। क्लियर हो गया? मुझे अब आप लोग ये बताएं, जब ए ड्रायर में गया है उस वक्त वॉशर में कुछ है? वॉशर बिजी है या फ्री है? क्या उस वक्त जब ये ड्रायर हो रहा था, क्या उस वक्त वॉशर में वॉश नहीं हो सकता है? इसका मतलब अगर हो सकता है तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप एक एक स्टेज का काम कर लें, और एक स्टेज का काम करके आर्किटेक्चर जो एक स्टेज के लिए जो सिस्टम था वो उसको यूज कर लें, तो जैसे ही आप दूसरी स्टेज में जाएंगे तो पहली स्टेज फ्री होगी, तो उस पहली स्टेज को किसी और चीज के लिए यूज किया जा सकता है। इसका मतलब ये है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास ड्रेस ए ड्रायर में था तो ड्रेस बी वॉशर में आ चुका है, और अगर आ जाए तो मसला कोई नहीं है, या कोई मसला है? ओके जी, कोई मसला नहीं है। अब जब ए ड्रायर से फोल्डिंग में जाएगा तो क्या बी जो आपके पास वॉशर में है वो फोल्डिंग वो ड्रायर में आ सकता है जी? आ सकता है। और अगर बी ड्रायर में आ जाएगा तो अब वॉशर फिर फ्री है, तो अब सी वॉशर में आ सकता है जी? इसका मतलब ये हुआ ए फोल्डिंग में हो रहा है, बी ड्रायर में है, सी वॉशर में हो। इसका मतलब ये हुआ कि दिस इज कॉल्ड द मल्टीटास्किंग। जी राना राशिद जो आपने एग्जांपल दी थी कि दिस इज मल्टीटास्किंग, एग्जैक्टली दिस इज मल्टीटास्किंग। ठीक है, ये बिल्कुल इसी तरीके से कि आपने एक टैब ओपन की, उसका काम खत्म किया, फिर दूसरी टैब ओपन की,
इसके बजाय आपने एक ही वक्त में 4 से 5 टैब्स ओपन कर लिए, सारे काम आप लोग कर रहे हैं। ये एग्जाम्पल वैसे कोड की है मैंने, ठीक है, ताकि आप लोगों को इस तरह मल्टीटास्किंग का आइडिया हो जाए। ओके, इसका मतलब ये है कि क्लास, अब ये देखें, ये डायग्राम समझ आ रही है आपको? पहले ए क्या हुआ, ए वॉशर में था, वॉशर से जैसे ही ए ड्रायर में गया है, तो आप ड्रायर के बिल्कुल नीचे देखें बी वॉशर में आ चुका है। और अगर आप ए का फोल्डिंग देखें तो ए के फोल्डिंग के बिल्कुल नीचे देखेंगे तो बी आपके पास ड्रायर में है, और उसके फौरन नीचे देखेंगे तो सी वॉशर में है। क्लियर है जी ये डायग्राम? ओके, गुड हो गया। इसका मतलब यह है कि अब आप टाइम देखें जरा। जी अबू बकर, आपके क्वेश्चन का आंसर मेरा ख्याल है कि यहां से निकल आएगा। अब आप टाइम देखें तो टाइम 9 बजे वो कंप्लीट हो गया जो 12 बजे होना था। जी अबू बकर, आप बताएं कि ये टाइम ज्यादा लिया मल्टी पाइपलाइनिंग में या कि टाइम बिल्कुल कम कर दिया? जी जी पूछो, क्वेश्चन पूछो अबू बकर। जी कम कम देखने में तो बिल्कुल यही बात है कि कम हो गया, लेकिन अबू बकर आप लेकिन जो आपने किया है इसका क्या मतलब है? अब्दुल हनान लग गई है फिर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नहीं 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 नहीं, ये देखो, आ, तमाम स्टेजेस तुमने कहा कि रेडी होनी चाहिए, तो वो तो रेडी रहती है। सिस्टम तो आपके पास ऑपरेशनल मोड में रहता है, उसको अगर आप यूज कर लें तो बेनिफिशियरी है, आपने फायदा उठा लिया। लेकिन अगर आप यूज नहीं करेंगे वो तो एक्टिव मोड में है ही है। ऐसा नहीं है कि आपके पास सिस्टम जाएगा आगे आगे तो सिस्टम को एक्टिवेट करेगा, ऐसा नहीं है। एक इंस्ट्रक्शन जब इन होगी तो इंस्ट्रक्शन का तो फैच होते ही पता ही नहीं चलता कि इंस्ट्रक्शन है कौन सी। पता नहीं 4 साइकिल लेगी, 3 लेगी, 2 लेगी, 5 लेगी, ठीक है, तो वो तो पता ही दूसरे साइकिल के बाद जाता है जब कंट्रोल यूनिट के पास ओपबोर्ड चला जाता है, तब पता चलता है कि ये, तो इसका मतलब एक्टिव तो होना पड़ता है। और आपने जब मल्टी जो हमारे पास साइकिल पढ़ा है हमने, तो उसके अंदर हमने एफएसएम जब डिजाइन की थी तो हमने क्या किया था कि इंस्ट्रक्शन फैच और इंस्ट्रक्शन डी कोड के लिए ऑटोमेटिकली बिल्ट इन कंट्रोल सिग्नल जनरेट कर दिए थे, और पूरे आर्किटेक्चर में चलते थे। जब पूरे आर्किटेक्चर में वो कंट्रोल सिग्नल जाते हैं तो इसका मतलब पूरा सर्किट या पूरा जो आपके पास सिस्टम है वो एक्टिवेटेड है, ठीक है। तो ये तो कंडीशन सबके लिए है, सिर्फ इसके लिए नहीं है, पाइपलाइनिंग के लिए। ओके जी, अच्छा जी। इसका मतलब ये हुआ कि इस एग्जाम्पल का मतलब ये है कि अगर कोई इंस्ट्रक्शन इंस्ट्रक्शन फैच हो, जब फैच हो जाती है, फैच होने के बाद जब वो डी कोड होगी, तो जब एक पहली इंस्ट्रक्शन डी कोड हो रही होगी तो उस वक्त दूसरी इंस्ट्रक्शन फैच हो सकती है। क्लियर है जी ये बात, कि अगर पहली इंस्ट्रक्शन फैच के बाद डी कोड होगी तो दूसरी इंस्ट्रक्शन फैच हो जाएगी। क्लियर है जी ये बात। और जब पहली इंस्ट्रक्शन डी कोड के बाद एग्जीक्यूशन में जाएगी तो दूसरी इंस्ट्रक्शन डी कोड हो जाएगी फैचिंग के बाद, और तीसरी इंस्ट्रक्शन फैच हो जाएगी। ठीक है जी, ये बात समझ में आ रही है जी? ओके जी, गुड हो गया जी। अगर आपको ये सारी चीज समझ आ गई, इसका मतलब अब आपके पास पाइप लाइनिंग का कॉन्सेप्ट आ गया। अब ये देखें क्लास, ये वाली पाइप लाइन एग्जीक्यूशन को जरा देखते हैं। पहले क्या हो रहा था, पहले क्या होता है, इंस्ट्रक्शन फैच होता है, फिर इंस्ट्रक्शन डी कोड के अंदर रजिस्टर रीड होते हैं, फिर एग्जीक्यूशन में एएलयू अपना ऑपरेशन परफॉर्म करता है, फिर डाटा एक्सेस का मतलब मेमोरी वाला पोर्शन, और फिर राइट बैक में रजिस्टर ही राइट होते हैं। जी एहसन इजाज बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और जब ये एक इंस्ट्रक्शन कंप्लीट होगी 8 नैनो सेकंड के बाद, फिर दूसरी इंस्ट्रक्शन फैच हुई, फिर डी कोड एग्जीक्यूशन मेमोरी राइट बैक हुई है। ये पहले वाला कॉन्सेप्ट है। लेकिन अभी क्या हो रहा है,
तो जब एक इंस्ट्रक्शन फेच के बाद डीकोड हो रही है तो दूसरी इंस्ट्रक्शन देखें डीकोड के बिल्कुल नीचे आप क्या है, दूसरी इंस्ट्रक्शन फेच हो गई है। जब पहली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन में है तो दूसरी इंस्ट्रक्शन फेच के बाद डीकोड हो रही है, और तीसरी इंस्ट्रक्शन उसके नीचे देखें फेच हो रही है। तो ये पैरेलल। अब अगर आप यहां पर देखें ऊपर वाली जो एग्जीक्यूशन है उसमें आपने क्या किया कि अभी तीसरी इंस्ट्रक्शन फेच हुई है तो आपके पास 16 नैनो सेकंड हो चुके थे, और यहां पर 3 इंस्ट्रक्शंस कंप्लीट हो गई हैं और अभी तक 13 नैनो सेकंड हुए। 3 इंस्ट्रक्शंस कंप्लीट हो गई हैं तो 13 नैनो सेकंड हुए हैं, और यहां पर 3 इंस्ट्रक्शन 24 नैनो सेकंड में जाके कंप्लीट होंगी। इसका मतलब है प्रोसेसिंग टाइम बहुत कम हो गया, एफिशिएंट फास्ट हो गया सिस्टम। जी क्लास समझ आ गई है जी? ओके जी। अब यहां पर देखें, आप पढ़ लेंगे, ये बेसिक आइडिया जी। ये सिंगल साइकिल आर्किटेक्चर है, आप लोगों को नजर आ रहा है सिंगल साइकिल आर्किटेक्चर है, लेकिन आप देख रहे हैं इसमें ना पैरेलल लाइंस नजर आ रही है। ये आप देख रहे हैं, ये लाइन नजर आ रही है, इंस्ट्रक्शन फैच लिखा हुआ ऊपर, आईएफ इंस्ट्रक्शन फैच के बाद एक लाइन आ रही है, ठीक है। फिर उसके बाद इंस्ट्रक्शन डी कोड है, फिर एग्जीक्यूशन मेमोरी राइट बैक। एक तो ये चंक्स डिवाइड करती है हर एक स्टेज के, और जो लाइन है ना, इस लाइन का मतलब है ये रजिस्टर लगेगा यहाँ पर, और उस रजिस्टर ये जो लग रहा है ये IFID के दरमियान में लग रहा है। कैसे जी? ये देखें जरा, ये क्लास समझ आ गई जी बात? ये जरा ये डायग्राम समझ आ रही है कि इंस्ट्रक्शन फैच और इंस्ट्रक्शन डी कोड के दरमियान में रजिस्टर लगा, उसका नाम क्या है? IFID। और फिर इंस्ट्रक्शन डी कोड और एग्जीक्यूशन के दरमियान में लगा IDEX, फिर EXMEM और फिर MEMWB। जी क्लास क्लियर है जी बात? ओके जी, गुड हो गया जी। अब ये देख लें जरा कि इंस्ट्रक्शन 0 आई, वो क्या होगा जी? इंस्ट्रक्शन मेमोरी में आएगी, मतलब इंस्ट्रक्शन फैच, फिर डी कोड, फिर एग्जीक्यूशन, फिर मेमोरी, फिर राइट बैक, फिर दूसरी इंस्ट्रक्शन, फिर तीसरी, चौथी और पांचवी। और एक वक्त ऐसा आएगा कि पहली इंस्ट्रक्शन जो होगी वो राइट बैक हो रही होगी, दूसरी इंस्ट्रक्शन मेमोरी वाला पोर्शन यूज कर रही होगी, तीसरी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन, चौथी इंस्ट्रक्शन डी कोडिंग, पांचवी इंस्ट्रक्शन जो थी वो फैच हो रही होगी। मतलब कि आपका पूरा आर्किटेक्चर बिजी जा रहा है, स्टेज वाइज, हर स्टेज में कोई ना कोई काम हो रहा है, फुल होके आपकी पाइपलाइन चल रही है। जी क्लास क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? ओके जी, आज का लेक्चर यहीं पे मुकम्मल होता है जी, और आई होप सो कि आप लोगों को पाइप लाइनिंग का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। कोशिश तो की है कि बैकग्राउंड से थोड़ा सा आप लोगों को समझाऊं, और प्रॉब्लम समझाने के बाद उसका सोल्यूशन की तरफ जाएं, और जो सोल्यूशन है उससे आप लोगों को आइडिया हो जाए कि बेसिकली पाइप लाइनिंग है क्या, क्यों पढ़ रहे हैं, इसका फायदा क्या होगा, सिस्टम किस तरीके से इससे अपग्रेड हो जाएगा। ये तमाम चीजें आप लोगों के माइंड में होनी चाहिए थी।